नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी विथ निमसा में। और हम इसी श्रेणी में लगातार यूँ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमने पिछली बार यूँ 10वीं के जो समकालीन भारत का दूसरा पार्ट है वन्य जीव और संसाधन, उसके संदर्भ में हमने पहला पार्ट पहले डाल दिया था। आज हम इसी के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले हमने देखा था कि किस प्रकार जो संकटग्रस्त जातियां हैं या दुर्लभ जातियां या सुभेद्य जातियां हैं, ये जातियां कौन कौन सी है, इन जातियों को अलग अलग श्रेणियों में कौन कौन से पशुओं को इन श्रेणियों में डाला गया है। और आज हम पढ़ेंगे कि भारत में स्थिति क्या है, वन्य जीव और वन्य प्राणियों की क्या सुरक्षा कर रखी है भारत में, इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे। और इसके साथ ही हम पिछली बार ये भी पढ़ा था कि जो जैव विविधता है वो किस प्रकार है। आपको पता होगा कि हिंदुस्तान या दुनिया में जितनी भी भिन्न भिन्न तरीके की जो जैव की प्रजातियां पाई जाती है, जो जीवन पाए जाते हैं अलग अलग, ये सब किस में सम्मिलित होंगे? जैव विविधता में आएंगे। तो इसी की कड़ी में हम आज अगली बात करेंगे कि भारत में वन्य जीव और वन्य संरक्षण के संदर्भ में क्या कदम उठाए गए हैं, समुदायों के संदर्भ में क्या कदम उठा रहे हैं समुदाय, सरकार क्या काम कर रही है, इन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए साथियों, तो आज है कि भारत में वन और वन्य जीव संसाधन, वन्य जीव संसाधन। भारत में वन और वन्य जीव संसाधन। अब देखिए साथियों कि भाई हिंदुस्तान ने क्या किया। सबसे पहले महत्वपूर्ण कुछ तो चीजें ऐसी होती है कि जो अमूमन हर क्षेत्र में हर देश क्या करता है, इनको बढ़ावा देने के लिए ऐसी बातें करता है कि एक तो जैसे जंगलों की है वो कटाई रोकी गई। दूसरा मतलब यहाँ लिख दो कि जंगलों की कटाई रोकना, विशेष क्षेत्रों में पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाना नई योजनाओं के माध्यम से नई योजनाओं के माध्यम से वन्य जीव और वनों का संरक्षण करना। अब देखिए साथियों, अब यूं नई अब क्या हुआ 20वीं सदी के यूं एक उदाहरण याद रखना आपको। 20वीं सदी के प्रारंभ में जो बाघों की संख्या लगभग कितनी थी? 55,000। लगभग 55,000 थी। कितनी थी? 55,000। जो 1973 तक आते आते 1800 मतलब 1875 के लगभग हो गई। अब देखिए जिस समय ये आंकड़ा आया कि पहले तो भारत सरकार भी इतनी बाघों के प्रति नहीं हुआ था, लेकिन जो ये 20वीं सदी के प्रारंभ का आंकड़ा देखा गया, अनुमान देखा गया 55,000 था। और 1973 में एक रिपोर्ट आई, तो उस रिपोर्ट में ये जो 55,000 का आंकड़ा है ये घटकर पूर्ण रूप से मतलब ये समाप्ति की ओर आ गया, 1875 के आसपास आ गया। तब फिर भारत सरकार ने 1872 में अधिनियम लाए। कब लाया अधिनियम? 1872 में। और कौन सा? वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। कौन सा अधिनियम? भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम। भारतीय वन्य जीव रक्षण अधिनियम कब लाया गया? 1872 में।
ठीक है, ये थोड़ा बहुत महत्वपूर्ण है। माफ कीजिएगा, 1972 में। कब है? 1972 में। और ये भी क्या क्या है, 1975 में। ये दो बातें। तो फिर भारत सरकार ने क्या किया, फिर जंगलों की कटाई है उनको रोका। दूसरा, विशेष क्षेत्रों में पशुचारण। विशेष क्षेत्र मतलब जहाँ सघन वन थे, ज्यादा वन थे, ज्यादा यूं प्रजातियां थी, या उन तो उनकी रक्षा के लिए क्या किया गया, पशुचारण पर प्रतिबंध लगाया गया। और नई नई जो योजनाएं थी उनके माध्यम से वन्य जीवों को क्या संरक्षण पहुंचाने की बात की गई। इसके साथ ही साथियों, भारत सरकार ने और भी बहुत सारे कदम उठाए। इन कदमों में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव पशु विहार भी स्थापित किए, जो प्रत्येक राज्य में महत्वपूर्ण है। आपको पता होगा, हमने पहले भी पढ़ा था किसके बारे में, मगरमच्छ के बारे में, यूं अपने एशियाई शेर के बारे में, जो गुप्त, जो मतलब अपने ऐसी स्थिति में चला गया है, संकटग्रस्त है, गुप्त जातियों की स्थिति में चला गया, अभी लुप्त होने वाला ही है। या मगरमच्छों के 3 प्रकारों के बारे में पढ़ा था हमने, कि एक तो स्वच्छ जल में रहने वाला मगरमच्छ, एक लवणीय जल में रहने वाला मगरमच्छ, और एक घड़ियाल। इससे पहले हमने मतलब बहुत सारे वस्तुओं के जीवों के बारे में पढ़ लिया था। जैसे काला हिरण है। काला हिरण कौन सी में? काला हिरण है अपने संकटग्रस्त जातियों में। उसी प्रकार एशियाई हाथी है जो सुबेदियम में। इन सभी के बारे में हमने मतलब पढ़ तो पहले लिया था, लेकिन भारत सरकार को लगा कि इनके ऊपर क्या करना चाहिए, इनका रक्षा करनी चाहिए। तो इनके ऊपर रक्षा, इनकी क्या की गई, सुरक्षा किस प्रकार, मतलब अपने पाबंदी लगाकर या अपने नियम बनाकर। इसके साथ ही इनके शिकार पर क्या लगाई, इनके शिकार पर रोक लगाई। या इनके मतलब ये वन्य जीवन के वन्य जीवों के वन्य जीवों के शिकार पर क्या लगाई, भारत सरकार ने रोक लगाई। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण तो यही चीज है साथियों, कि मुख्य रूप से अ, हमें पहले से ही पता चल गया है कि वर्तमान में अब तो यूं शेरों की स्थिति काफी यूं ठीक हो गई, लेकिन पहले बहुत यूं कमजोर थी। अब तो मध्य प्रदेश में यूं हिंदुस्तान का मध्य प्रदेश ही सबसे आगे, मतलब पूरे मेरे ख्याल से पूरे विश्व में ही सबसे आगे शेरों की अगर संख्या में है तो वो राज्य मध्य प्रदेश ही है, जो अपना सबसे पहला नाम सबसे आगे लाता है। इसके साथ ही मतलब जो पारिस्थितिक विविधता थी उनको बनाए रखने के लिए जल, वायु और मृदा का बना रहना भी बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही ये आपको पता होगा, या हम सभी भी ये जानते हैं, बहुत सारी जातियां हैं वो भी किन के ऊपर ही निर्भर रहती है, वनों के ऊपर या जंगलों के ऊपर। तो उन जातियों को भी भारत सरकार ने क्या दिया, सुरक्षा प्रदान की। आपको पता होगा कि अकेली सरकार भी ऐसे मामलों में कुछ कर नहीं सकती, जिसके कारण सरकार क्या करती है कि सरकार अपने को यूं मतलब स्थानीय लोगों को साथ में रहकर क्या करती है, अपने संरक्षण, यूं पेड़ पौधों के या वन्य जीवों के संरक्षण की क्या करती है, बात करती है। उनकी बात भी हम मतलब अभी आगे करेंगे। अब देखिए साथियों, कि विशेष तौर से बाघों को बचाने के लिए भारत सरकार ने क्या बाघ परियोजनाएं जारी की। क्या टाइगर रिजर्व कहते हैं, बाघ परियोजनाएं जारी की। तो अब देखिए, 19 ये याद रखना, 1972 में भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम। अब देखो, इसी में और भारत सरकार ने क्या किया, देखो, टाइगर रिजर्व की स्थापना की। टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की भाई, स्थापना 1900, स्थापना 1973 में। कब की? 1973 में क्या किया, टाइगर रिजर्व की स्थापना की। और इसमें क्या किया गया, बाघों को संरक्षण प्रदान, बाघों को संरक्षण प्रदान किया गया, प्रदान किया गया। और इसमें सबसे आगे अभी कौन है इस बाघों की संख्या में? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में काफी बाघों की संख्या में सुधार हुई है, बाघों की संख्या में सुधार आया। अब देखिए, सुधार। अब इसके साथ ही मतलब कहाँ कहाँ ये टाइगर रिजर्व स्थापित किए, कहाँ कहाँ राष्ट्रीय बाघ परियोजना स्थापित की, इसके संदर्भ में साथियों महत्वपूर्ण है।
अपने, एक तो पश्चिम बंगाल। तो खैर ये देखिए आप आगे कि ये कौन सा है, पश्चिम बंगाल। और इनकी स्थापना क्यों की टाइगर रिजर्व की, हमने इसके बारे में पहले भी बात की है कि जो टाइगर रिजर्व है इसमें बाघों की संख्या लगातार कम हो गई। जैसे कि हमने पहले बात की थी 55,000 से घटकर कितनी हो गई, 1827 कितनी हो गई, 1827। कब वो 1973 तक आते आते ये स्थिति आ गई। और इसकी जो जनसंख्या लगातार घटी बाघों की, इसका घटने का कारण क्या था, बाघों के आवास को क्या कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। और बाघों का आवास नष्ट कैसे हुआ, जनसंख्या बढ़ी। तो महत्वपूर्ण कारण क्या है बाघों की संख्या के घटने का, जनसंख्या वृद्धि। हम लगातार प्रत्येक दिन यूं संसाधनों के विकास जब से ही पढ़ना शुरू हुए तो हर एक चीज पर या ये बात आ रही है कि इनके लिए सबसे उत्तरदायी कौन है, जनसंख्या वृद्धि। उनके बाद प्रोजेक्ट टाइगर विश्व की उन सबसे बड़ी बाघों को बचाने की देन है और वही है टाइगर रिजर्व। इस प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कब होती है, 1973 में, मतलब टाइगर रिजर्व की। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वो अपने है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थापित किया। जैसे कि कारबोट राष्ट्रीय उद्यान है वो उत्तराखंड में, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो अपने मध्य प्रदेश में, इसी के साथ सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है वो राजस्थान में है, मानस बाघ रिजर्व वो असम में है, और अपने इसी के साथ ही पेरियर बाघ रिजर्व वो कहाँ है, केरल में। तो इनको महत्वपूर्ण चीज है ये क्या करना है, हमें याद करना है। देखिए सबसे पहले है उत्तराखंड। उत्तराखंड, उत्तराखंड में है कारबोट बाघ परियोजना। अगर आप बोर्ड वाले ने 2 नंबर का प्रश्न पूछ लिया और मिलान में भी दे सकता है या फिर सीधे ही पूछ सकते हैं कि किन्हीं 4 बाघ परियोजनाओं के नाम। तो दूसरा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में कौन सा है, सुंदरवन, सुंदरवन बाघ परियोजना। फिर तीसरा राजस्थान, राजस्थान में केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और इसके साथ ही सरिस्का, सरिस्का वन्य जीव पशु विहार, वन्य जीव पशु विहार। इसी के साथ ही चौथा बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कौन सा है, बांधवगढ़, बांधवगढ़ बाघ परियोजना। ठीक है। उसी प्रकार एक अपने केरल में है, कहाँ है, केरल, केरल में है पेरियर बाघ रिजर्व। आपको पता होगा एक दक्षिण में बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए हैं, संत पेरियर, उन्हीं के नाम पर है पेरियर बाघ रिजर्व, रिजर्व। और एक और है असम में, असम में कौन सा है, मानस बाघ रिजर्व, मानस बाघ रिजर्व। देखो इस प्रकार भारत सरकार ने क्या किया कि उत्तराखंड में कारबोट राष्ट्रीय बाघ परियोजना की स्थापना की, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन बाघ परियोजना की स्थापना की, और राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार। इसी प्रकार मत बांधव पर जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय परियोजना है या बाघ परियोजना वो कहाँ की, मध्य प्रदेश में। केरल में पेरियर बाघ रिजर्व है, असम में मानसगढ़ बाघ रिजर्व है। इसी प्रकार इन रिजर्वों के माध्यम से या इन राष्ट्रीय परियोजनाओं के माध्यम से ही बाघों की संख्या में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब यूं आजकल इनका यूं ठीक ढंग से देखने को अच्छा कि भाई इनकी वृद्धि धीरे धीरे हो रही है, इनको देखने को ठीक बढ़िया विकास मिल रहा है कि हमने जो बाघ परियोजना है इन बाघ परियोजनाओं का सदुपयोग ठीक, मतलब हमारे सामने इनके आंकड़े ठीक हो रहे हैं, परिवर्तन पहले कम थे अब धीरे धीरे इसमें बढ़ी है। एक साथियों याद रखना आपने कि 1980 और 1986 के तहत मतलब सैकड़ों अन्य वन्य जीवों के अलावा कोई छोटे छोटे कीट है, पतंग है, तितलियां हैं, उनको भी क्या है इस श्रेणी में साथ में ली, मतलब जो जिनकी संरक्षित जातियों को दर्जा दिया। इसके साथ ये 6 जो पेड़ों की जातियां हैं उनको भी क्या किया गया है, इसमें सम्मिलित किया गया। ये तो बाघ तो है ही है, मतलब यूं बड़े पशु तो है ही है। 1900
80 से 86, 1980 से 86 में, ठीक है, क्या किया, सैकड़ों जातियों, सैकड़ों कीट पतंग, कीट पतंगों की जातियों को तथा 1991 में, 1991 में 6 पौधों की जातियों को, कितनी जातियों को, 6, और कब, 1991 में पौधों की जातियों को, 6 पौधों की जातियों को संरक्षित जातियों में सम्मिलित किया गया, सम्मिलित। अब देखिए साथियों, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि हमें लगा कि एक क्षेत्र में कमी आने लगी तो फिर हमें धीरे धीरे सभी और में विकास करने लगे। अब सबसे पहले यूं बाघों की ओर ज्यादा ध्यान दिया, फिर हमने आपको देखा काला हिरण वगैरह है उनके प्रति। आज भी जो राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, मतलब पालतू राज्य पशु ऊंट है, और वन्य जीवन वाला है वो चिंकारा हिरण है आज भी। तो केंद्र सरकार ने भी हिरण के ऊपर, अगर कोई मतलब यूं हिरण को मार देता तो उसके ऊपर उम्र कैद जैसी सजाएं, मतलब बहुत सारे यूं अच्छे अच्छे काम किए सरकार ने, ताकि यूं जनता को क्या किया गया कि पशुओं के शिकार पर रोक लगाने के लिए मतलब यूं बंधक बनाया गया, उन्हें प्रतिबंध लगाया गया इन चीजों पर। और अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है उनको कठोर क्या दी, कठोर से कठोर सजाएं दी है। और बाकी सरकार ने ऐसे भी बहुत सारे कार्यक्रम उठाए हैं जो संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, जिनके तहत क्या है, सरकार के वन विभाग के अधिकारी और यूं लोग मतलब यूं वहाँ के समुदाय साथ में मिलकर क्या करते हैं, वनों की रक्षा करते हैं, वन्य जीवों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इस प्रकार ये अपना मतलब भारत सरकार क्या कर रही है, इनको बचाने का प्रयत्न कर रही है, मतलब इन तरीकों के आधार पर। अब दूसरा है कि भारत सरकार ने वनों का क्या किया, वर्गीकरण, क्या किया, वर्गीकरण। तो देखिए भारत सरकार ने वनों का वर्गीकरण, ये थोड़ा यूं याद रखना, 2-3 बार पढ़ना कि उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय बाघ परियोजना है, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय बाघ परियोजना, राजस्थान में सरिस्का वन्य जीव पशु विहार है, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ बाघ परियोजना है, केरल में पेरियर बाघ रिजर्व और असम में मानस बाघ रिजर्व है। अब देखिए, अब यूं वनों का वर्गीकरण, अब वनों को सरकार ने क्या किया, अलग अलग भागों में बांटा है, जिसके कारण उनका संरक्षण ठीक तरीके से किया जा सके। और कितनी श्रेणियों में बांटा है, भारत में, भारत में वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में है, 3 श्रेणियों में। कितनी श्रेणियों में, 3। पहला है, मैं मतलब ये 3 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में, 3 श्रेणियों में। और इनमें पहला है वो है आरक्षित वन, कौन सा है, आरक्षित। दूसरा है वो है रक्षित वन, और तीसरा है अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन। ये सुरक्षा से हिसाब से डाला गया इन्हें, किसके हिसाब से, सुरक्षा के हिसाब से। अब देखिए कि एक तो है आरक्षित वन, दूसरा है अपना रक्षित वन, और तीसरा है अपना वो है अवर्गीकृत वन। रक्षित वन वो होता है साथियों जो भारत का आधे से अधिक यूं वन का क्षेत्र, जहाँ यूं पशु चराने की भी क्या हो, रोक हो, और लकड़ी काटने की भी पूर्ण रूप से रोक हो, वो तो कैसा है, आरक्षित वन। और रक्षित वन, रक्षित वन एक तिहाई भारत के क्षेत्रफल का, 1/3 क्षेत्रफल पर क्या है, रक्षित वन है। और रक्षित वन वे वन होते हैं जहाँ पशुचारण और यूं मतलब लकड़ी कटाई पर क्या होती है, रोक, लेकिन राज्य की अनुमति या सरकार की अनुमति से इसमें काटी जा सकती है। हाँ, और अवर्गीकृत वन वे होते हैं कि जिसमें ये काफी क्षेत्र में फैला हुआ है अवर्गीकृत वन भी, लेकिन इसमें पशुचारण भी किया जा सकता है और लकड़ी भी काटी जा सकती है। ये आधे से अधिक क्षेत्र में, अधिक क्षेत्र में
इनमें पूर्ण रूप से पशुचारण व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध और सरकार का नियंत्रण। और अगर आपको पूछ ले कि सबसे उत्कृष्ट वन कौन से हैं या सबसे महत्वपूर्ण वन कौन से हैं, तो यही है तथा सबसे महत्वपूर्ण वन। ठीक है। दूसरा है रक्षित वन। रक्षित वन है एक तिहाई क्षेत्र में पशुचारण व लकड़ी सरकार की अनुमति से काटी जा सकती है। सरकार की अनुमति से काटी जा सकती है। इन पर भी, इनके ऊपर भी सरकार का नियंत्रण है। अब फिर है अवर्गीकृत वन। कुछ क्षेत्र में अवर्गीकृत वन है। कुछ क्षेत्र में क्या है, अवर्गीकृत वन है तथा और इन वनों पर में पशुचारण भी किया जा सकता है और लकड़ी भी काटी जा सकती है। लकड़ी भी काटी जा सकती है तथा ये सरकार के नियंत्रण से बाहर है। ये सरकार के नियंत्रण से क्या है, बाहर है। अब देखिए, वन संरक्षणों के आधार पर भारत सरकार ने वनों का कितने श्रेणियों में वर्गीकरण किया है? 3 श्रेणियों में, आरक्षित वन, रक्षित वन और अवर्गीकृत वन। आरक्षित वन वे वन होते हैं जो आधे से अधिक क्षेत्रों में है तथा पूर्ण रूप से पशुचारण व लकड़ी काटने पर क्या लगाया गया है, प्रतिबंध है, और ये सरकार के नियंत्रण में होते हैं, सबसे महत्वपूर्ण वन है। और दूसरा है रक्षित वन। रक्षित वन कौन से होते हैं? इन वनों, ये भी सरकार के नियंत्रण में होते हैं, लेकिन इसमें पशुचारण और जो अपना ये लकड़ी काटने पर रोक तो है, लेकिन सरकार की अनुमति मिलने के बाद इसमें काटी जा सकती है। और तीसरे स्तर की है वो है कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहाँ पर सरकार का नियंत्रण नहीं है तथा उसमें पशुचारण भी किया जा सकता है और लकड़ी भी काटी जा सकती है। ये सबसे निम्न स्तर के वन है, ये सबसे उत्कृष्ट वन है। मध्य प्रदेश में राज्य के कुल वन क्षेत्रफल का 75%, कितने प्रतिशत? 75% क्षेत्र किस में आएगा? आरक्षित और रक्षित वनों में आता है। उसी प्रकार सर्वाधिक रक्षित वन हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू कश्मीर आदि क्षेत्रों में है। ये तो उत्तराखंड वगैरह, ठीक है, उत्तराखंड यहाँ है, ठीक है। और जो रक्षित वन है वो सर्वाधिक कहाँ है? पंजाब में, हरियाणा, राजस्थान में यूं ज्यादा कौन से वन है? रक्षित वन है। मतलब यूं ज्यादा क्षेत्र, बाकी है आरक्षित वन भी, लेकिन फिर रक्षित वनों की श्रेणी यहाँ ज्यादा है, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। आरक्षित वन ज्यादा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में। और यूं आरक्षित और रक्षित वन सबसे ज्यादा यूं इन दोनों का मध्य प्रदेश में जो कुल वन क्षेत्र है उसका 75% तो क्या है, ये दो प्रकार के वन है। अवर्गीकृत वन कितने हैं? कि केवल 25%। कितने प्रतिशत है? 25%। इस प्रकार सरकार ने इन वनों को, मतलब वनों को अलग अलग वर्गों में बांटकर भी इनका क्या की गई है, इनकी सुरक्षा की गई है।
इसी के साथ ही साथियों, अब अगली बात आती है, वो आती है समुदाय और वन संरक्षण। अब समुदाय ने वन संरक्षण कैसे किया है? तो मतलब समुदाय का मतलब होता है भारत सरकार भी साथ में है, लेकिन भारत सरकार के अलग भी समुदाय क्या कर रहा है। कुछ जैसे हमने पाठ शुरुआत करते ही विष्णु समुदाय का नाम लिया था मैंने, संप्रदाय का, वैसे ही आज यूं सरिस्का है जो क्षेत्र, सरिस्का में वहाँ अलवर के आसपास एक यूं 5-6 गांवों में ऐसी जनसंख्या के लोग यूं है कि जो पूर्ण रूप से वनों की क्या कर कटाई पर रोक लगा रहे हैं। वे वो किसी को काट नहीं दे रहे हैं, सारा का सारा नियंत्रण उनके हाथ में ही है। इसी के साथ ही चिपको आंदोलन के बारे में आपने पढ़ा होगा, या फिर तो बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे टिहरी में किसानों ने क्या है कि बीज बचाओ एक आंदोलन है, या फिर उनका नव दाने आंदोलन है। तो इन आंदोलनों के बारे में भी पढ़ेंगे। इन्होंने भी क्या किया है, कुल मिलाकर यूं वनों को बचाने में अग्रिम भूमिका निभाई है। और 1988 में ओडिशा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का यूं पहला प्रस्ताव प्राप्त किया। संयुक्त वन प्रबंधन का मतलब क्या, मैंने आपको पहले भी बताया कि ऐसा वन क्षेत्र जो समुदाय और सरकार दोनों साथ में मिलकर क्या करें, वनों की रक्षा करें। आपको पता होगा बहुत सारे क्षेत्रों में बजरी माफिया वगैरह ज्यादा उत्खनन करके बजरी ले जाते हैं, जिससे कि वनों को नुकसान पहुंच रहा है। तो उन खननों पर भी क्या लगाई जा रही है, बजरी माफियाओं पर रोक लगाई जा रही है। कठोर से कठोर क्या बनाए जा रहे हैं, कानून बनाए जा रहे हैं, ताकि भारत के पर्यावरण में अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो, इतने ज्यादा विनाश नहीं हो। लेकिन फिर भी हमें इन्हें और ज्यादा सख्त मजबूती के साथ इन नियमों को क्या करना होगा, लागू करना होगा। और हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, लोगों को जागरूक करना होगा, क्योंकि अकेली सरकार भी कुछ कर नहीं सकती। और इसमें अगर वन्य जीवों की रक्षा है, यूं पेड़ पौधों की रक्षा करना है, जीवों के प्रति दया दिखानी है, तो इसमें जनता का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगर जनता जागरूक है इनके प्रति, जनता जागरूक है पर्यावरण के प्रति, तो फिर सब कुछ होगा। आपको पता है अगर पेड़ पौधे नष्ट हो गए तो फिर हमें जो जो श्वास वायु है हमारी, कौन सी ऑक्सीजन, वो भी हमें मिलनी समस्या हो जाएगी। क्योंकि हमारी अपशिष्ट गैसों को कौन ग्रहण करते हैं, पेड़ पौधे। और पेड़ पौधे हमें क्यों कौन सी गैस देते हैं वापस, जो हमारे ग्रहण करते हैं, मतलब इन श्वास के तौर पर ऑक्सीजन हमें वापस प्रदान करते हैं। तो देखिए साथियों, समुदाय और वन संरक्षण, समुदाय और वन संरक्षण। अब इसमें याद रखना साथियों, एक तो सरिस्का, अलवर के ये सरिस्का जो बाघ रिजर्व है ना, वही पशु विहार, ठीक है। अलवर के 6 गांव द्वारा, गांवों के लोगों द्वारा वहाँ का कुछ क्षेत्र क्षेत्र भैरव देव के नाम करके वनों की क्या की जा रही है, वनों की वन और वन्य जीवों की क्या की जा रही है, की रक्षा की जा रही है। आपको पता होगा पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत ओरण बने हुए हैं। ओरण ओरण बनाकर भी स्थानीय समुदाय समुदाय वनों की रक्षा कर रहा है, रक्षा कर रहा है। मतलब देवी देवता का नाम ले लेकर उसके ओरण छोड़ देता है, और वो ओरण बनाकर भी स्थानीय समुदाय क्या कर रहे हैं, वनों की रक्षा कर रहे हैं। एक चिपको आंदोलन के बारे में सुना होगा, चिपको आंदोलन कब, 1973, ठीक है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड, चिपको आंदोलन का 1973 में और उत्तराखंड में यहाँ के लोगों ने यहाँ के लोगों ने 1200 हेक्टेयर
क्षेत्र में वनों के साथ वन्य प्राणियों और अन्य छोटे पौधों के प्रजातियों की रक्षा की है, प्रजातियों की रक्षा की है। मतलब बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिसके कारण क्या हुआ कि समुदाय ने मिलकर वन का क्या किया, संरक्षण किया। वन का क्या किया, संरक्षण किया। ये वन लिखा हुआ है, वन संरक्षण किया, ठीक है। इसके साथ ही ये यहाँ खनन माफिया भी है, खनन माफियाओं पर प्रतिबंध लगाया, ठीक है। प्रतिबंध लगाकर भी क्या, पर्यावरण को सुरक्षा के क्षेत्र में डाला। इसी प्रकार बहुत सारे आपने क्षेत्र देखे ही हैं। अब देखोगे कुछ ऐसे क्षेत्र हैं कि उन क्षेत्रों पर जैसे कि अपने वृक्ष हैं, विशेष जाति से संप्रदाय मतलब ये संबंध रखते हैं। अब कौन कौन से वृक्ष हैं देखिए, आपको पता होगा कि खेजड़ी कौन सी, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी है, खेजड़ी है। संत जाम्बोजी ने क्यों खेजड़ी की रक्षा के लिए बात की, किसने, जाम्बोजी ने, जाम्बोजी ने, ठीक है। किसकी रक्षा की बात की, खेजड़ी। खेजड़ी को सबसे पवित्र बताया गया है और इसे ऋग्वेद में समी नाम से भी जाना गया है। तो फिर हमने खेजड़ी की भी क्या की, रक्षा की, ठीक है। और कौन सी विशेष संप्रदाय जाति, विष्णुई। कौन सी जाति, विष्णुई। अगर इनका नाम आ गया तो एक और हिरणों की रक्षा के लिए भी विष्णुई जाति का क्या है, नाम आया। तो ये भी एक क्या है, समुदाय है। और ये समुदाय क्या कर रहा है, हिरण की और खेजड़ी की क्या, वन्य जीव और अपने वनों की क्या कर रहा है, रक्षा कर रहा है, ठीक है। इसी के साथ ही अपने बिहार का क्षेत्र है, कहाँ का क्षेत्र है, बिहार का। बिहार के क्षेत्रों में, उड़ीसा के क्षेत्रों में, वहाँ कदम की भी क्या की जा रही है, कदम नामक पेड़ की रक्षा की जा रही है। उसी के साथ ही अगर आप याद करना चाहो तो और भी है। एक क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ यूं शादी करने के शुभ अवसर पर क्या किया जाता है, इमली और आम की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। कौन सी, इमली और आम की। जो छोटा नागपुर क्षेत्र है उसमें जनजातीय लोग किसकी यूं पूजा करते हैं, वो कदम की पूजा करते हैं, ठीक है। एक तो छोटा नागपुर, कौन सा नागपुर, छोटा नागपुर में कदम की पूजा, कदम वृक्ष है इसकी पूजा है। एक अपने बिहार है, बिहार में, और असम, बिहार है, असम है। इसमें क्या है कि शादी के अवसर पर, शादी के अवसर पर इमली और आम की पूजा की जाती है। इमली और आम के वृक्ष की क्या की जाती है, वृक्ष की पूजा की जाती है। तो ये भी थोड़ा क्या करना है, ध्यान रखना है। उसी के साथ ही बरगद के वृक्ष की भी पूजा की जाती है। पश्चिमी राजस्थान में बहुत सारे त्योहार है। पश्चिमी राजस्थान में कन्याओं द्वारा पीपल पूजा जाता है, कन्याओं द्वारा पीपल पूजकर इनकी रक्षा की जाती है, मतलब रक्षा की जाती है। आपको पता होगा जो अपने जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो जाड़ की रक्षा करते हैं। क्यों, मतलब हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जहाँ हमने पेड़ पौधों में भी मतलब ये संजीवता देखी है, और पेड़ पौधों में भी क्या देखा है, मतलब ये देखा है कि ये हमारे लिए क्या है, भगवान की तरह है। आज आपको पता होगा कि प्रत्येक खेजड़ी के नीचे गोगा जी का मंदिर है, तो हमारी आस्था का केंद्र ही क्या है, ये वृक्ष है। तो बहुत सारे समुदाय मिलकर इन वृक्षों की क्या कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने भी इन समुदायों के साथ मिलकर वृक्षा की क्या की, वृक्षों और मतलब वनों और वन्य जीवों की रक्षा की
बात की। एक याद रखना, 1988 में, 1988 में कब की बात है? 1988 की बात है। भारत का एक राज्य है ओडिशा। कौन सा राज्य है? ओडिशा। वर्तमान पुराना नाम था उड़ीसा, वर्तमान में है ओडिशा। ओडिशा राज्य ने एक संयुक्त वन प्रबंधन संयुक्त वन प्रबंधन क्या किया, कार्यक्रम किया। इस संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम के तहत मतलब जनता, मतलब यूं स्थानीय लोग और वन विभाग के अधिकारी मिलकर वनों की रक्षा करते हो, वनों की रक्षा में भूमिका निभाते हैं। और फिर ये ठीक है। और जो वे वहाँ के स्थानीय अधिकारी होते हैं, वो एक तो वन विभाग के अधिकारी और स्थानीय लोग दोनों मिलकर क्या करते हैं, यूं संयुक्त वन प्रबंधन के तहत वनों की रक्षा करते हैं, वन्य जीवों की रक्षा करते हैं। तथा इसके साथ ही फिर ये जो स्थानीय लोग होते हैं, इनको वहाँ की इमारती लकड़ी में भी क्या दी जाती है, जो मतलब मूल्य होते हैं, वो उनको इन लोगों के बीच बांट दिया जाता है। तो ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि विष्णु संप्रदाय मतलब संत जाम्बो जी ये कह के गए हैं कि सिर साठे रुख बचे तो भी सस्तो जान। उसी प्रकार आज से लगभग 400 मतलब आज से लगभग 2500 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 2500 2500 वर्ष पहले कौन, अपने एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए बौद्ध, महात्मा बुद्ध, क्या नाम है, जिन्होंने बौद्ध धर्म की क्या की स्थापना? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध कह गए हैं कि मतलब वृक्ष एक इति मतलब अपनी भाषा में अगर बात करें तो एक वृक्ष वो है या पेड़ वो है जो बहुत ही असीमित दया वाला है। कैसी दया वाला है? असीमित दया वाला है। उसे जितना भी कष्ट दोगे फिर भी वो हमें क्या देगा? फल देगा। क्या देगा? फल देगा। तो ये इतनी महत्वपूर्ण बात कौन कह गए हैं? महात्मा बुद्ध। जैसे कि लिखा है कि महात्मा बुद्ध कहते हैं पेड़ एक विशेष असीमित दयालु और उदारपूर्ण जीवधारी है जो अपने सतत पोषण के लिए कोई मांग नहीं करता और दानशीलता पूर्वक अपने जीवन की क्रियाओं को क्या करता रहता है? हमें भेंट करता है तथा सभी की रक्षा करता है और स्वयं पर कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी क्या देता है? छाया देता है। तो ये पंक्ति मतलब अगर आपको यूं पेड़ों के संरक्षण के बारे में ना आ जाए तो आप क्या करोगे कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि क्या कहते हैं महात्मा बुद्ध? महात्मा बुद्ध ने कहा है कि पेड़ में जो दया होती है ना वो असीमित दया होती है। अगर कोई व्यक्ति उस पेड़ के ऊपर भी कोई कुल्हाड़ी से घाव देता है, क्या देता है? कुल्हाड़ी से घाव, तो भी वो उसे क्या देता है? रक्षा देता है। और ये अपने सतत पोषण विकास की बात कभी नहीं करता। पेड़ अपने आप मतलब इतना ही दानशीलता से भरपूर है पेड़। इसीलिए पेड़ों की हमें क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। और इसी के साथ ही हमारा ये आज का एपिसोड होता है पूरा। साथियों हम मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में। धन्यवाद।